कॉपर बीच। जो आदमी कला को कला के लिए ही प्यार करता है, शर्लॉक होम्स ने द डेली टेलीग्राफ के विज्ञापन वाले पृष्ठ को अलग पटकते हुए कहा, तो अक्सर उसे कला के निकृष्टतम रूप में ही सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। मुझे यह देखकर अच्छा लग रहा है वॉटसन कि तुमको यह बात समझ में आ गई है। हम लोगों द्वारा सुलझाए हुए केसों को जिन्हें तुमने लिखकर दर्ज कर लिया है, उनमें तुमने उन केसों को ज्यादा अहमियत नहीं दी है जो सनसनीखेज थे, पर उन घटनाओं पर जोर दिया है जो अपने में छोटी मोटी थी, पर जिनसे मेरे विशेष कौशल और तर्क साबित हुए हैं। वे मेरी अपनी खासियत हैं। और फिर भी, मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मैं अपने को सनसनी फैलाने के आरोप से बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। चिमटे से एक दहकता कोयला उठाते हुए वह बोला। उस कोयले से उसने अपना पाइप सुलगाया। जब वह बहस के मूड में होता था तो मिट्टी के पाइप की जगह यही चेरीवुड पाइप सुलगाता था। शायद तुमने यह गलती की है कि अपने हर बयान में रंग और जान डाल दी है। तुमको करना यह चाहिए था कि किसी जुर्म की वजह से लेकर उसके प्रभाव को ज्यों का त्यों बयान कर देते। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया है। मैंने ठंडेपन से जवाब दिया, क्योंकि उसके अहंकार से मैं चिढ़ गया था। इस अहंकार को मैंने कई बार महसूस किया था, जो मेरे मित्र के चरित्र का अहम हिस्सा है। नहीं, न तो यह अहंकार है, नहीं यह स्वार्थ। उसने अपनी आदत के अनुसार मेरे शब्दों का नहीं, बल्कि मेरे मन में उठ रहे विचार का जवाब दिया। अगर अपनी कला की पूरी मान्यता चाहता हूं तो इसलिए क्योंकि यह व्यक्तिगत नहीं है, यह कला मेरे हाथ में नहीं है। इसमें मेरी अपनी कोई तारीफ नहीं है। अपराध तो आम बात है, तर्कशक्ति आम नहीं है, इसलिए तुमको अपराध पर नहीं तर्क पर ध्यान देना चाहिए। जो किसी के लेक्चर होने चाहिए थे, उनको तुमने रंगीन कहानियों का रूप देकर उनका स्तर गिरा दिया है। यह एक ठंडी सुबह थी, बसंत के शुरुआती दिनों की, और हम नाश्ते के लिए एक गर्म अंगीठी के सामने बेकर स्ट्रीट के पुराने कमरे में बैठे थे। घरों के बीच घना कोहरा था और सामने की खिड़कियां काली और आकारहीन लग रही थी। हमारी गैस जल रही थी और सफेद कपड़े पर चमक रही थी, और चीनी और धातु के बर्तनों पर भी, क्योंकि मेज अभी साफ नहीं हुई थी। शर्लॉक होम्स पूरी सुबह चुप रहा और कई अलग-अलग अखबारों के विज्ञापन के पन्ने पलट रहा था। आखिर में जब वह ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ, तो वह मेरी लेखन कला के दोष निकालने आ गया। इस समय वह बहुत अच्छे मूड में नहीं था। थोड़ी देर के लिए वह रुका और पाइप के कश लगाता आग की ओर देखने लगा। पर साथ ही तुम पर सनसनीखेज लेख लिखने का इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इन लेखों में जिन केसों को लेकर तुमने दिलचस्पी दिखाई है, वे कानून की नज़र में गुनाह ही नहीं। वह छोटा सा मामला जिसमें मैंने बोहेमिया के राजा की मदद करने की कोशिश की थी, मिस मेरी सदरलैंड की अजीब दास्तान, टेढ़े होंठ वाले आदमी की समस्या और कुंवारे शहजादे वाला किस्सा, सभी कानून के दायरे से बाहर थे। पर सनसनी से बचने के लिए मुझे डर है तुमने बेकार के केस भर दिए होंगे। आखिर में ऐसा हुआ होगा, मैंने जवाब दिया, पर उनके तरीके नए और दिलचस्प थे। माय डियर फेलो, आम जनता, जो कोई चीज गौर से देखना नहीं जानती, जो जुलाहे को उसके दांत से, संगीत वादक को उसके बाएं अंगूठे से नहीं पहचानती, वह तर्क और निष्कर्ष के बारे में क्या जाने। पर हाँ, अगर तुमने सामान्य केस ही लिए हैं, तो मैं तुमको दोष नहीं देता, क्योंकि दिलचस्प केसों के जमाने लग चुके हैं। आदमी, कम से कम अपराधी प्रवृत्ति वाले आदमी, अब कोई नया अपराध करना नहीं जानते। मेरी खुद की प्रैक्टिस का जहां तक प्रश्न है, इसका स्तर गिरते गिरते अब खोए हुए पेन पेंसिल ढूंढने और बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों को सलाह देने की एजेंसी ही रह गया है। मैं सोचता हूं कि मैं अब इससे घटिया काम नहीं कर सकता। सुबह मिले इस नोट से मैं बिल्कुल जीरो हो चुका हूं। इसे पढ़ो। उसने एक मुड़ा तुड़ा पत्र मेरी ओर फेंका। वह कल शाम की तारीख का था और मॉन्टेग प्लेस से लिखा गया था। डियर मिस्टर होम्स, मैं तुमसे सलाह लेना चाहती हूँ कि मैं गवर्नेंस की नौकरी करूँ या नहीं, जो मुझे दी जा रही है। मैं कल 10:30 बजे आऊंगी, अगर कोई असुविधा न हो तो। तुम्हारी, वायलट हंटर। क्या तुम इस युवती को जानते हो? मैंने पूछा। नहीं, अब 10:30 बजे हैं। हाँ, मुझे शक नहीं है कि यह उसकी ही घंटी है। यह उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा जितना तुम समझ रहे हो। तुमको याद होगा नीले मोती वाला किस्सा, जो शुरू में किसी की सनक लग रहा था, पर बाद में गंभीर पड़ताल का विषय बन गया। यह केस भी ऐसा ही हो सकता है। चलो, यही उम्मीद करो, पर हमारे मन में उठ रहे सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो वह युवती यहाँ पर आ गई है। वह बोल रहा था, तभी दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। वह सादा लेकिन साफ कपड़े पहने थी, उसका चेहरा समझदारी भरा था और उसकी चाल उस युवती की चाल थी जिसने दुनिया में अपनी राह खुद बनाई हो। मुझे भरोसा है कि परेशान करने के लिए तुम मुझे माफ कर दोगे।
जब मेरा मित्र उसका अभिवादन करने उठा तो वह बोली, पर मुझे एक बड़ा अजीब अनुभव हुआ है, क्योंकि मेरे न माता पिता हैं, न सगे संबंधी जिनसे मैं सलाह ले सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम कृपा करके मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। कुर्सी ले लो मिस हंटर। तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मैं देख रहा था कि अपनी इस नई मुवक्किल के हावभाव और बोली से होम्स प्रभावित हुआ था। उसने अपने पुराने अंदाज में उसे गौर से देखा, फिर संयमित होकर आंखें बंद कर अंगुलियों को जोड़े और उसकी कहानी सुनने लगा। मैं 5 साल तक गवर्नेस रही हूँ, वह बोली, कर्नल स्पेंस मुनरो के परिवार में, पर 2 महीने पहले कर्नल की नियुक्ति नोवा स्कोशिया के हैलिफैक्स में हो गई और वह अपने बच्चों को अपने साथ अमेरिका ले गया और मैं बेरोजगार हो गई। मैंने विज्ञापन दिया और विज्ञापनों के जवाब भी दिए, पर कोई सफलता नहीं मिली। अंत में जितना पैसा मैंने बचाया था धीरे धीरे खत्म होने लगा और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वेस्ट एंड में वेस्टवे नाम की मशहूर एजेंसी है, जो गवर्नेस के लिए ही है। वहां मैं हफ्ते में एक बार जाया करती थी, यह पता लगाने की कहीं मेरे लायक कोई काम तो नहीं है। वेस्टवे उसके मालिक का नाम है, पर उसकी देखरेख मिस स्टोपर करती है। वह अपने छोटे से ऑफिस में बैठती है और जो युवतियां नौकरी की तलाश में आती हैं, वे एक दूसरे कमरे में इंतजार करती हैं और एक एक करके अंदर जाती हैं, जहां वह अपने रिकॉर्ड देखकर बताती है कि उनके लायक कुछ है या नहीं। जब मैं पिछले हफ्ते वहां गई तो हमेशा की तरह मुझे छोटे से ऑफिस में बुलाया गया, पर मैंने देखा कि मिस स्टोपर वहां अकेली नहीं है। एक मोटा सा आदमी, बहुत ही मुस्कुराते चेहरे वाला, जिसकी बहुत भारी ठोड़ी परत दर परत उसके गले पर लटकी हुई थी, उसके पास बैठा था, नाक पर चश्मा लगाए, बड़े गौर से उन युवतियों को देख रहा था जो अंदर आ रही थी। जब मैं अंदर गई तो वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जल्दी से मिस स्टोपर की ओर मुड़ा। यह चलेगी, वह बोला। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह बड़ा उत्साहित लग रहा था और बड़े दोस्ताना अंदाज में हाथ मलने लगा। वह देखने में इतने अच्छे स्वभाव का और मिलनसार था कि उसे देखना अच्छा लग रहा था। तुम नौकरी ढूंढ रही हो मिस? उसने पूछा। हाँ सर। गवर्नेस की? हाँ सर। तुम कितनी तनख्वाह की उम्मीद कर रही हो? मैं पिछली बार कर्नल स्पेंस मुनरो के साथ जब काम कर रही थी तब मुझे महीने के 4 पाउंड मिलते थे। ओह, यह तो अन्याय है, सरासर अन्याय। उसने अपने मोटे हाथों को हवा में यूं उछाला मानो पागल हो गया हो। इतनी आकर्षक और गुणवान महिला को कोई भी इतना कम वेतन कैसे दे सकता है? मेरी उपलब्धियां इतनी ज्यादा नहीं हैं, जितनी आपको लग रही हैं। मैंने कहा, थोड़ी फ्रेंच, थोड़ी जर्मन, संगीत और कला। इन सब बातों का सवाल नहीं उठता। बात यह है कि तुम एक कुलीन स्त्री लगती हो या नहीं। सब बातों का यही सार है। अगर तुम कुलीन नहीं हो तो तुम ऐसे बच्चे के पालन पोषण के लिए उपयुक्त नहीं हो जो किसी दिन देश के इतिहास में अहम भूमिका निभा सकता है। पर अगर तुम में वे गुण हैं तो कोई भी तुमको 3 अंकों से कम तनख्वाह देने की जुर्रत कैसे कर सकता है? मैडम, मेरे साथ तुम्हारी आमदनी 100 पाउंड सालाना से शुरू होगी। आप सोच सकते हो, मिस्टर होम्स की जरूरतमंद होने की वजह से यह ऑफर मुझे सपना सा लगा था, पर उस सज्जन ने मेरे चेहरे पर अविश्वास देखते हुए एक पॉकेट बुक निकाली और एक नोट निकाला। मेरी यह भी आदत है। वह बहुत प्यारे ढंग से मुस्कुराया कि उसकी आंखें चमकती हुई लकीरों सी दिखने लगी। मैं अपनी कमसिन गवर्नेस को एडवांस में आधी तनख्वाह दे देता हूँ जिससे वे अपनी यात्रा और वार्डरोब के खर्चे निकाल सके। मुझे लगा कि मुझे कभी भी इतना मनमोहक और संवेदनशील इंसान पहले नहीं मिला था। मैं पहले ही कर्ज में डूबी थी, इसलिए यह एडवांस मेरे लिए बहुत सुविधाजनक रहा, पर फिर भी इस सारे प्रबंध में सब कुछ इतना अस्वाभाविक लग रहा था कि मैंने सब कुछ पूरी तरह जान लेने के बाद ही फैसला लेना ठीक समझा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं? सर, मैंने कहा, हैम्पशायर। बड़ा सुंदर गांव का इलाका है, द कॉपर बीचेस विंचेस्टर से करीब 8 मी की दूरी पर। माय डियर लेडी, वह बहुत ही खूबसूरत जगह है और घर भी बहुत सुंदर है। और मेरी क्या होगी? मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना होगा। एक बच्चा, एक प्यारा सा शैतान बच्चा 6 साल का है। ओह, तुम देखोगी कि वह कैसे चप्पल से कॉकरोच मारा करता है। फटाक फटाक फटाक। तुम्हारी पलक झपकी नहीं कि 3 गए। वह कुर्सी में धंसा और फिर से इतना हंसा कि उसकी आंखें सिर में गायब सी हो गईं। मैं बच्चे के मनोरंजन की आदत जानकर चौंक पड़ी, पर उसका पिता इस ढंग से हंस रहा था कि मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है। तो मेरी अकेली यह होगी कि मैं एक बच्चे की देखभाल करूं? मैंने पूछा। नहीं नहीं, यह तुम्हारी इकलौती नहीं होगी, माय डियर लेडी, वह बोला।
तुम समझ ही गई होगी कि तुम्हारी यह होगी कि मेरी पत्नी के छोटे मोटे आदेशों का पालन करो, अगर वे आदेश शालीनता के दायरे में आते हों तो। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही है? मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी काम आ सकूं। मैंने कहा, ठीक है, अब जैसे कपड़ों की ही बात लो। हम लोग थोड़े झक्की किस्म के हैं, झक्की पर दयालु। अगर तुमको पहनने के लिए कोई कपड़े दिए जाते हैं तो हमारी इस सनक से तुमको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, उसकी बात से ताज्जुब में पड़कर मैंने कहा, या यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, इससे तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं, या हमारे पास आने से पहले अपने बाल बहुत छोटे करवाने पर। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम देखोगे मिस्टर होम्स कि मेरे बाल काफी लंबे और घने हैं और सुंदर भूरे रंग के। इनको बहुत कलात्मक माना जाता है। मैं सपने में भी उनका त्याग यूं ही करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे डर है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है, मैंने कहा। वह अपनी छोटी छोटी आंखें से मुझे उत्सुकता से देख रहा था और जब मैंने यह कहा तो उसका चेहरा फीका सा पड़ गया। पर यह बहुत जरूरी है, वह बोला। मेरी पत्नी की छोटी सी सनक है और तुम जानती हो मैडम की स्त्रियों की सनक पूरी कर देनी चाहिए। क्या तुम अपने बाल नहीं काटोगी? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं काट सकती, मैंने दृढ़ता से कहा। तो ठीक है, इससे पूरी बात तय हो गई। यह बड़े दुख की बात है क्योंकि हर तरह से तुम हमें जंच गई थी। अगर यही बात है मिस स्टोपर, तो अच्छा यही होगा कि हम कुछ दूसरी लड़कियों को भी देख लें। इस दौरान मिस स्टोपर चुपचाप बैठी अपने कागज ठीक कर रही थी और हम दोनों में से किसी से भी एक भी शब्द नहीं बोली थी, पर अब उसने मुझे इतनी खिसियाहट के साथ देखा कि मुझे यह शक हुआ कि मेरे मना करने से वह काफी मोटी रकम से हाथ धो बैठी है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम किताब में दर्ज रहे? उसने पूछा। अगर आप चाहो मिस स्टोपर, पर मैं सोचती हूँ कि यह बेकार है क्योंकि तुम इतना बेहतरीन ऑफर यूं ठुकरा रही हो। उसने तल्खी से कहा, अब हमसे यह उम्मीद मत करना कि हम ऐसा कुछ फिर से तुम्हारे लिए ढूंढ सकेंगे। गुड डे मिस हंटर। उसने मेज पर घंटी बजाई और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मिस्टर होम्स, जब मैं वापस घर पहुंची और देखा कि मेरी अलमारी खाली है और मेज पर 2 या 3 बिल पड़े हैं, तो मैं अपने से पूछने लगी कि मैंने कहीं बहुत बड़ी मूर्खता तो नहीं कर दी। भाई, आखिर अगर ये लोग अजीब सनके रखते हैं और चाहते हैं कि मैं इनकी हर बात मानूं तो कम से कम वे उसकी कीमत तो दे रहे हैं। इंग्लैंड में बहुत कम गवर्नेसों को साल का 100 पाउंड मिलता है और फिर इसके अलावा मेरे बाल मेरे किस काम के हैं? कई लोग बाल कटाकर और भी अच्छे दिखते हैं और शायद मैं भी उनमें से एक हो जाऊं। अगले दिन मैं सोच रही थी कि मैंने गलती कर दी और पूरा दिन मैं यही सोचती रही और मैंने अपना आत्मसम्मान ताक पर रखा, जिससे मैं एजेंसी वापस जाकर पूछूं कि क्या वह जगह अभी भी खाली है। तभी मुझे उसी सज्जन से यह चिट्ठी मिली। यह मेरे पास है और मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। कॉपर बीचेस, विंचेस्टर के पास। डियर मिस हंटर, मिस स्टोपर ने मेहरबानी करके मुझे तुम्हारे घर का पता दिया है और मैं यहाँ से यह पूछने के लिए लिख रहा हूँ कि क्या तुमने अपने फैसले पर विचार किया है। मेरी पत्नी बहुत चाह रही है कि तुम आओ क्योंकि वह मुझसे तुम्हारे बारे में सब बातें जानकर बहुत प्रभावित हुई है। हम 3 महीने के 30 पाउंड तक देने के लिए तैयार है, यानी साल के 120 पाउंड, जिससे तुमको हमारी छोटी मोटी सनकों से हुई असुविधा की भरपाई हो सके। वे इतनी भी बड़ी या बुरी नहीं हैं। मेरी पत्नी को नीले रंग का एक विशेष शेड पसंद है और चाहती है कि सवेरे के समय घर के अंदर तुम इसी रंग की ड्रेस पहनो। तुमको यह ड्रेस खरीदने में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी प्रिय बेटी एलिस इस वक्त फिलाडेल्फिया में है की ड्रेस है, जो मैं समझता हूँ तुमको अच्छी तरह फिट हो जाएगी। फिर यहाँ बैठना या वहाँ बैठना या अपना मनोरंजन उस ढंग से करना जैसे हम चाहते हैं। तुमको बहुत असुविधाजनक नहीं लगना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे बालों की बात है, यह वाकई दुख की बात है क्योंकि मैंने खुद ही अपनी छोटी सी मुलाकात में उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी, पर मुझे डर है कि उस पर मुझे अड़े रहना होगा और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि बढ़ी हुई तनख्वाह से तुम्हारे नुकसान को कुछ राहत मिलेगी। जहाँ तक बच्चे की बात है, तुम्हारी बिल्कुल हल्की रहेगी। अब आने की कोशिश जरूर करना और मैं विंचेस्टर पर गाड़ी के साथ इंतजार करूंगा। अपनी ट्रेन के बारे में मुझे खबर देना। तुम्हारा जेफ्रो रुकासल। यह पत्र मुझे अभी अभी मिला है मिस्टर होम्स और मेरा फैसला है कि मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। फिर भी मैंने सोचा कि आखिरी कदम उठाने से पहले मैं सारी बात तुम्हारे सामने रखूं ताकि तुम भी इस पर सोच विचार कर सको। मिस हंटर, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो सवाल ही कहाँ रहा? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम यह सलाह नहीं दोगे कि मैं इनकार कर दूं?
मैं मानता हूँ कि यह ऐसी जगह नहीं लग रही जहाँ मैं अपनी किसी बहन को देखना पसंद करूँगा। इस सब का क्या मतलब है मिस्टर होम्स? मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मैं नहीं बता सकता, शायद खुद तुमने कोई राय बनाई होगी। इससे सिर्फ एक बात समझ में आती है। मिस्टर रुकासल बड़ा साफदिल अच्छे स्वभाव का लग रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी पत्नी पागल हो और वह इस बात को राज रखना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे पागलखाने न ले जाए और वह उसकी हर सनक पूरी कर देता है कि कहीं उसका पागलपन बढ़ न जाए। इस गुत्थी का एक हल यह भी हो सकता है, बल्कि अब तक हमको जो मालूम है, उसके हिसाब से तो यही बात हो सकती है, पर बात कुछ भी हो यह जगह एक युवती के लिए ठीक नहीं लगती। पर पैसा मिस्टर होम्स, कितने पैसों का सवाल है। हाँ, यह बात तो है कि पैसा अच्छा दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छा, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। वे तुमको 120 पाउंड सालाना क्यों देंगे, जबकि उनको 40 पाउंड में मनचाही गवर्नेंस मिल सकती है। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सारी बात बता दूं तो बाद में अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आप सारी बात समझ जाओगे। मेरी हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी और मुझे यह ढांढस रहेगा कि आप मेरे साथ हैं। ओह, यह सोचना छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी यह छोटी सी समस्या कई महीनों में मेरे पास आने वाला सबसे दिलचस्प मामला होगा। इसकी कई बातें बिल्कुल अनूठी हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो या कोई खतरा दिखे। खतरा? आपको कैसा खतरा नजर आ रहा है? होम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर हम यह बता सके कि क्या खतरा है तो वह खतरा रह ही नहीं जाएगा। वह बोला, पर किसी भी समय, दिन या रात को एक तार से मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना ही काफी है। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे का सारा तनाव गायब हो गया था। अब मैं बिना डर के हैम्पशायर जाऊंगी। मैं फौरन मिस्टर रुकासल को लिख देती हूँ, अपने बेचारे बालों को आज रात काट दूंगी और कल विंचेस्टर के लिए चल दूंगी। होम्स को शुक्रिया कहते हुए वह हम दोनों को गुड नाइट करते हुए अपने रास्ते चली गई। कम से कम उसके सधे हुए फुर्तीले कदमों को सीढ़ियों से उतरते सुनकर मैंने कहा, यह एक ऐसी युवती जान पड़ रही है जो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। और उसे अपनी हिफाजत करनी ही होगी, होम्स ने गंभीर होकर कहा। मैं बहुत गलत सिद्ध हो सकता हूँ। अगर इसे बहुत जल्दी हमसे संपर्क न करना पड़ा तो। ज्यादा दिन नहीं बीते थे जब मेरे दोस्त की भविष्यवाणी सही साबित हुई। 15 दिन बीते थे जिस दौरान मैंने पाया कि मेरा ध्यान कई बार उसकी दिशा में गया था और मैं सोचता था कि न जाने मानव अनुभव की किस गली में यह अकेली युवती निकल पड़ी है। वह गैर मामूली तनख्वाह, अजीब शर्तें, काम भी हल्का फुल्का, सब कुछ इशारा कर रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो सनक है या साजिश, या क्या यह आदमी अच्छा इंसान है या काले दिल वाला। ये सारी बातें समझना मेरी समझ के परे था। जहां तक होम्स की बात है, मैंने गौर किया कि अक्सर वह आधे आधे घंटे के लिए बैठा रहता, माथे पर बल डाले, कुछ खोया खोया, पर जब मैंने उससे यह बात कही तो उसने हाथ हिलाकर मामले को रफा दफा कर दिया। तत्व, 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 मुझे कुछ तो तत्व चाहिए। बगैर के मैं ईंट कैसे बनाऊं? पर हमेशा आखिर में वह बुदबुदाता कि उसकी किसी भी बहन को यह नौकरी नहीं कबूलनी चाहिए थी। आखिरकार हमें जो तार मिला वह देर रात आया, जब मैं सोने के लिए जाने ही वाला था और होम अपने रात भर वाली केमिकल रिसर्च शुरू ही कर रहा था। ऐसा अक्सर होता था कि मैं रात में उसे किसी पर झुका हुआ छोड़कर गया और सुबह नाश्ते के लिए जब आया तो उसे उसी तरह खड़ा पाया। उसने पीला लिफाफा खोला और संदेश पढ़ते ही मेरी ओर उछाल दिया। जरा ब्रेडशॉ में ट्रेनों का पता करना, वह बोला और फिर से अपनी रिसर्च में जुट गया। वह बुलावा संक्षिप्त और अर्जेंट था। कल दोपहर विंचेस्टर के ब्लैक स्वॉन होटल में आ जाना, जरूर आना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हंटर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? होम्स ने ऊपर देखते हुए मुझसे पूछा। मैं तो चाहता हूँ। तो ट्रेनों का पता करो। 9:30 पर एक ट्रेन है। मैंने देखकर बताया, वह 11:30 बजे विंचेस्टर पहुंचेगी। यह ट्रेन बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फिर मैं एसीटोन का विश्लेषण टाल देता हूँ क्योंकि सुबह हमें बिल्कुल चुस्त और तरोताजा रहना होगा। अगले दिन 11 बजे तक हम पुरानी राजधानी की ओर चले जा रहे थे। सारे रास्ते होम्स अखबार में डूबा रहा, पर हैम्पशायर सीमा पार करने पर उसने अखबार फेंक दिए और बाहर के नज़ारे निहारने लगा। वह बड़ा ही सुहाना दिन था, हल्का नीला आसमान जिसमें पश्चिम से पूरब तक छोटे छोटे रुई से बादल तैर रहे थे। सूरज बहुत तेज चमक रहा था, पर हवा में हल्की सी ठंडक थी जिससे ताजगी बढ़ रही थी। पूरे इलाके में एल्डरशॉट तक ढलावदार पहाड़ियों के इर्द गिर्द हल्की हरियाली से घरों की छोटी छोटी लाल और भूरी छतें चमक रही थी। क्या ये ताजी और सुंदर नहीं है?
बेकर स्ट्रीट के कोहरे से आए शख्स के उत्साह से मैंने पूछा। शर्लॉक होम्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो वॉटसन, वह बोला, यह मेरे जैसे दिमाग के लिए अभिशाप है कि मैं हर चीज को अपने केस की नजरों से देखता हूँ। तुम इन बिखरे हुए घरों को देख रहे हो और इनकी खूबसूरती से प्रभावित हो। मैं इन्हें देख रहा हूँ और जो इकलौता ख्याल मेरे मन में आ रहा है वह यह है कि ये सब कितने अलग और अकेले हैं और बिना किसी डर के यहाँ कोई भी अपराध हो सकता है। यह क्या कह रहे हो? मैं चौंका। इतने प्यारे घरों के साथ अपराध को कौन जोड़ेगा? मुझे हमेशा ऐसे घरों को देखकर दहशत होती है। मेरा मानना है वॉटसन, जो अनुभव से आया है, कि लंदन की बदनाम और गंदी गलियों में पाप के इतने किस्से दर्ज नहीं होते जितने इन मुस्कुराते खूबसूरत घरों में होते हैं। तुम मुझे डरा रहे हो, पर इसका कारण साफ है। आम जनता की राय का दबाव शहरों में वह कर सकता है जो कानून नहीं कर सकता। कोई भी गली इतनी पापी नहीं होती कि किसी सताए हुए बच्चे की चीख या नशेड़ी की मार के थपेड़े पड़ोसियों में सहानुभूति और नाराजगी नहीं लाते, और फिर कानून का सारा यंत्र इतना नजदीक में होता है कि शिकायत का एक शब्द उसको हरकत में ला सकता है। फिर गुनाह और जेल में एक कदम का फासला रह जाता है। पर इन अकेले घरों को देखो जो अपने दायरे में सिमटे हुए हैं, और इनमें ज्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं होती। जरा सोचो, वहां पर साल दर साल एक से एक नृशंस अपराध होते चले जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चल पाता। अगर यह युवती जो हमारे पास मदद के लिए आई थी विंचेस्टर रहने के लिए जाती तो मुझे उसके लिए बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यह 10 की मी का सुनसान इलाका है जो मुझे खतरनाक दिख रहा है। फिर भी यह तो साफ है कि इसे कोई व्यक्तिगत खतरा नहीं है। नहीं, अगर वह हमसे मिलने विंचेस्टर तक आ सकती है तो वहां से भाग भी सकती है। हाँ, इतनी छूट तो उसके पास है ही। तो फिर क्या मामला हो सकता है? क्या तुम कोई सुझाव नहीं दे सकते? मेरे पास 7 अलग-अलग संभावनाएं हैं जो उन तथ्यों पर आधारित हैं जो हम जानते हैं। पर इनमें से कौन सी सही है वह उस नई जानकारी से स्थापित होगी जो हमें अभी मिलने वाली है। यह रहा टावर ऑफ कैथीड्रल, और हमें जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा कि मिस हंटर क्या बताना चाहती है। ब्लैक स्वॉन एक मशहूर होटल था स्टेशन के नजदीक हाई स्ट्रीट में, और वहां वह नवयुवती हमारा इंतजार करते हुए मिली। उसने एक सीटिंग रूम बुक करा लिया था और मेज पर लंच इंतजार कर रहा था। मैं इतनी खुश हूं कि आप लोग आ गए, वह उत्सुक होकर बोली। आप दोनों की बहुत मेहरबानी है, पर मेरी सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी सलाह मेरे लिए अमूल्य होगी। जरा बताओ कि क्या बात है। मैं जरूर बताऊंगी, और मुझे जरा जल्दी करनी होगी क्योंकि मैंने मिस्टर रुकासल से वादा किया है कि मैं 3 बजे से पहले वापस लौट आऊंगी। मुझे उसने आज सुबह शहर आने की इजाजत दे दी, हालांकि उसे यह नहीं मालूम कि मैं यहाँ किस काम से आई हूँ। शुरू से आखिर तक सारी बात सुनाओ। होम्स ने अपने लंबे पतले पैर आग के सामने फैला दिए और सुनने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि मिस्टर या मिसेज रुकासल ने मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। यह कहना ठीक होगा कि मैं उनको समझ नहीं पा रही और मेरा मन उन दोनों को लेकर परेशान है। तुम क्या नहीं समझ पा रही हो? वह जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही, पर मैं सारी बातें उसी तरह सुनाती हूँ जैसी हुई हैं। जब मैं यहाँ आई तो मिस्टर रुकासल मुझे लेने आया और कॉपर बीचेस ले गया। जैसे उसने कहा था, यह जगह बहुत ही सुंदर है, पर घर ज्यादा सुंदर नहीं है क्योंकि यह बड़ा और चौकोर है, सफेदी किया हुआ, पर सीलन की वजह से इस पर जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं। इसके चारों ओर खुली जगह है, 3 ओर जंगल और चौथी ओर एक मैदान है जो साउथहैम्पटन रोड की ओर ढलता है, जो आगे के दरवाजे से करीब 90 मीटर की दूरी पर है। यह आगे का मैदान घर की संपत्ति है, पर चारों ओर के जंगल लॉर्ड सथर्टन के हैं। हॉल के दरवाजे के ठीक आगे कॉपर बीचेस का एक झुरमुट है और इन्हीं पेड़ों से इस जगह का नाम पड़ा है। मुझे वह ड्राइव करके ले गया और हमेशा की तरह खुशमिजाज था, और उस शाम उसने अपनी पत्नी और बेटे से मेरा परिचय करवाया। मिस्टर होम्स, हमारे उस अंदाज में कोई सच्चाई नहीं थी जो हमने बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में लगाया था। मिसेज रुकासल पागल नहीं है। मुझे वह एक चुप पीले चेहरे वाली महिला लगी, अपने पति से उम्र में काफी छोटी, 30 से ज्यादा की नहीं, जबकि वह 45 से कम नहीं होगा। उनकी बातों से मुझे समझ में आया है कि उनकी शादी हुए 7 साल हुए हैं। वह विधुर था और पहली पत्नी से इकलौती संतान एक बेटी है जो फिलाडेल्फिया चली गई है। मुझे निजी तौर पर मिस्टर रुकासल ने बताया कि वह उनको छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ फूटी आंख नहीं सुहाती।
बेटी 20 से कम की नहीं रही होगी। मैं उसकी हालत समझ सकती हूँ कि उसे अपने पिता की युवा पत्नी से कितनी बेचैनी होती होगी। मिसेज रुकासल शक्ल से ही नहीं, दिमाग से भी बदरंग है। मुझे न वह अच्छी लगी, न बुरी। उसकी कोई हस्ती नहीं है। यह देखना मुश्किल नहीं है कि वह अपने पति और बेटे को बेहद प्यार करती है। उसकी हल्की नीली आंखें उनमें से कभी एक को कभी दूसरे को निहारती रहती और उनकी हर जरूरत का ध्यान कर उसे पूरा करती। वह भी अपने अलग अंदाज में उसका ध्यान रखता और देखा जाए तो दोनों आपस में खुश हैं, पर फिर भी इस स्त्री के मन में कोई छुपा हुआ दुख है। वह अक्सर गहरी सोच में पड़ जाती और चेहरे पर दुख के भाव छा जाते हैं। कई बार मैंने उसके आंसू देख लिए हैं। मैंने कभी कभी सोचा है कि उसके दिल पर अपने बेटे की हरकतें भारी पड़ रही हैं, क्योंकि आज तक मैंने इस कदर बिगड़ा हुआ और गुस्सैल बच्चा नहीं देखा है। वह अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है और उसका सिर बाकी शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा है। उसका सारा समय या तो चीखने चिल्लाने में या फिर चुपचाप गुस्से में पड़े रहने में बीत रहा है। अपने से कमजोर किसी भी प्राणी को दर्द पहुंचाना उसके मनोरंजन का साधन होता है। चूहे, छोटी चिड़िया और कीड़े मकोड़े पकड़ने की उसमें अजीब काबिलियत है, पर मैं उस प्राणी की बात क्यों करूं मिस्टर होम्स, और वैसे भी उसका मेरी कहानी से खास लेना देना नहीं है। मुझे छोटी से छोटी बात जानकर अच्छा लगता है। मेरा दोस्त बोला, चाहे वह तुमको लगे न लगे, मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी जरूरी बात छूट न जाए। जो एक बात उस घर की मुझे शुरू में ही अच्छी नहीं लगी थी, वह था नौकरों का व्यवहार और हाव भाव। वहां सिर्फ दो ही नौकर हैं, एक आदमी और उसकी पत्नी। आदमी जिसका नाम टॉलर है, बड़ा ही और गंवार किस्म का है, जिसके बाल और दाढ़ी मूंछें अधब के हैं और जिसमें से हमेशा शराब की बदबू आती है। जब से उनके पास हूँ तब से वह 2 बार नशे में धुत मिला है और फिर भी मिस्टर रुकासल ने इस बात की परवाह नहीं की। उसकी पत्नी काफी लंबी और तंदुरुस्त है, जिसके चेहरे पर हमेशा नाराजगी रहती है। वह स्त्री मिसेज रुकासल की तरह चुप ही रहती है और उससे भी कम मिलनसार है। वे दोनों पति पत्नी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पर मेरे लिए तो यह अच्छा है कि मैं ज्यादातर समय नर्सरी में रहती हूँ और अपने कमरे में, जो इमारत के एक कोने में एक दूसरे से सटे हुए हैं। कॉपर बीचेस में आने के 2 दिनों तक मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत रही और तीसरे दिन नाश्ते के फौरन बाद मिसेज रुकासल ने नीचे आकर अपने पति के कान में कुछ कहा। ओह हाँ, मेरी ओर मुड़ते हुए वह बोला, हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं मिस हंटर की बाल काटने की हमारी सनक को मान लिया। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि इससे तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि वह नीली ड्रेस तुम पर कैसी फबती है। तुमको तुम्हारे कमरे में वह बेड पर रखी मिलेगी और अगर तुम मेहरबानी करके उसे पहन लोगी तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। जो ड्रेस मुझे कमरे में मिली वह एक विशेष नीले रंग की थी। वह बहुत ही अच्छे कपड़े से बनी थी, पर जाहिर था कि वह पहले भी पहनी जा चुकी थी। अगर वह मेरा नाप लेकर बनाई गई होती तब भी उसकी फिटिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। मिस्टर और मिसेज रुकासल ने उसे देखकर इतनी ज्यादा खुशी जाहिर की जो कि मुझे बनावटी लगी। वे ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे, जो बहुत बड़ा कमरा है और घर के अगवाड़े तक में फैला हुआ है। उसमें 3 लंबी खिड़कियां हैं जो फर्श तक पहुंचती थी। बीच की खिड़की के पास एक कुर्सी रखी गई थी, जिसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। मुझसे उस पर बैठने के लिए कहा गया और फिर कमरे के दूसरे छोर पर चहलकदमी करता मिस्टर रुकासल मुझे एक से एक मजेदार बातें सुनाने लगा। आप सोच नहीं सकते कि वह कितना मजाकिया है और मैं इतना हंसी कि मैं थक गई, पर मिसेज रुकासल, जो शायद हंसना पसंद ही नहीं करती है, मुस्कुराई तक नहीं, पर अपने हाथ गोदी में लिए बैठी रही और उसके चेहरे पर दुख और घबराहट के भाव थे। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर रुकासल ने अचानक कहा कि अब दिन के बाकी काम शुरू करने का समय हो गया है और मैं कपड़े बदलकर नर्सरी में एडवर्ड के पास चली जाऊं। 2 दिन बाद यही खेल फिर से खेला गया। इन्हीं हालातों में मैंने फिर से ड्रेस बदली, खिड़की के पास बैठी और फिर से मैं अपने मालिक की मजेदार कहानियों पर दिल खोलकर हंसी, जिसका उसके पास अथाह भंडार है और उसका सुनाने का ढंग भी बहुत बढ़िया है। फिर उसने मेरे हाथ में पीली जिल्द वाला उपन्यास थमा दिया और मेरी कुर्सी को हल्का सा खिसका कर कि मेरी छाया कहीं पन्ने पर न पड़े, उसने आग्रह किया कि मैं उसको पढ़कर सुनाऊं। मैंने करीब 10 मिनट तक पढ़ा, किसी अध्याय के बीच से शुरू करके, और अचानक एक वाक्य के बीच में उसने मुझसे रुकने को कहा और कहा कि मैं अपने कपड़े बदल लूं। तुम आसानी से समझ सकते हो मिस्टर होम्स की मेरे मन में कितनी उत्सुकता जागी होगी, यह जानने के लिए कि इस अजीब हरकत का क्या मतलब हो सकता है।
वे हमेशा ध्यान रखते थे। मैंने देखा कि मेरा चेहरा खिड़की की तरफ न हो, इसलिए मेरे मन में यह जानने की तीव्र उत्सुकता जागी कि देखूं मेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। पहले तो मुझे यह असंभव लगा, पर मैंने जल्दी ही तरीका ढूंढ निकाला। मेरा हाथ का शीशा टूट गया था, इसलिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने उस शीशे के एक टुकड़े को अपने रुमाल में छुपा लिया। अगली बार जब हंसी के बीच मैंने रुमाल आंखें पर लगाया, तो थोड़ी सी कोशिश से मुझे अपने पीछे का सब कुछ दिखाई दे गया। मैं मानती हूँ कि मैं निराश हो गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। कम से कम पहली नज़र में तो मुझे ऐसा ही लगा। दूसरी बार देखने पर मैंने देखा कि साउथहैम्पटन रोड पर एक आदमी खड़ा था, एक छोटा सा दाढ़ी वाला आदमी, जो शायद मेरी दिशा में देख रहा था। यह सड़क एक महत्वपूर्ण हाईवे है और वहां पर अक्सर चहल पहल रहती है, पर यह आदमी हमारे मैदान की सीमा पर लगे बाड़े पर टिका उत्साह से ऊपर देख रहा था। मैंने अपना रुमाल नीचे किया और देखा कि मिसेज रुकासल की आंखें मुझ पर टिकी हैं, मानो मेरी थाह ले रही हूं। वह कुछ बोली नहीं, पर मुझे यकीन है कि वह समझ गई थी कि मेरे हाथ में शीशा है और मैंने देख लिया है कि मेरे पीछे क्या है। वह तुरंत उठ गई। जेफ्रो, वह बोली, सड़क पर एक बदतमीज लड़का है जो मिस हंटर को देख रहा है। तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं है, मिस हंटर? उसने पूछा। नहीं, इस इलाके में मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा, कितना बदतमीज है। जरा मुड़कर उसे इशारा करो कि वह चला जाए। बेहतर यही होगा कि हम इस ओर ध्यान ही न दें। नहीं नहीं, वरना वह हमेशा यहीं पर मंडराता रहेगा। बस मुड़कर उसे इशारा कर दो कि यहाँ से चला जाए। मैंने वैसा ही किया जैसा वे लोग चाह रहे थे और उसी समय मिसेज रुकासल ने पर्दा गिरा दिया। यह हफ्ते भर पहले की बात है और तब से मैं खिड़की के पास नहीं बैठी हूँ, न मैंने वह नीली ड्रेस पहनी है, न सड़क पर खड़े उस आदमी को देखा है। कहती जाओ, होम्स ने कहा। तुम्हारी कहानी दिलचस्प होती जा रही है। तुमको शायद मेरी बात बेतरतीब लगे और मैं जिन अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ उनका आपस में कोई मेल नहीं है। कॉपर बीचेस में पहले दिन मिस्टर रुकासल मुझे एक छोटे से आउटहाउस में लेकर गया, जो किचन के दरवाजे के पास है। हम जब उसके पास पहुंचे तो मुझे जंजीर के खनकने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि एक बड़ा जानवर वहां घूम रहा है। इसके अंदर झांको, मिस्टर रुकासल ने 2 फट्टों के बीच की दरार से दिखाया। क्या यह सुंदर नहीं है? मैंने अंदर झांका तो 2 जलती हुई आंखें और अंधेरे में कोई सिमटी सी आकृति दिखाई दी। डरो मत, रुकासल ने मेरे चौंकने पर हंसते हुए कहा। यह मेरा मास्टिफ कुत्ता कार्लो है। मैं इसे अपना कह रहा हूँ, पर असल में मेरा साइज टॉलर ही अकेला शख्स है जो इसे संभाल सकता है। हम दिन में एक बार इसे खाना देते हैं, और तब भी बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए यह हमेशा भूखे शेर की तरह गुस्से में रहता है। हर रात टॉलर इसे खुला छोड़ देता है और शायद ही कोई उस घुसपैठिए को बचा सकता है जिसे इसने अपने दांत गड़ा दिए हों। मैं सावधान कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी काम से रात में बाहर मत निकलना। इससे तुम्हारी जान को खतरा है। यह चेतावनी बेकार की नहीं थी। 2 रातों के बाद सुबह लगभग 2 बजे मैं अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। बड़ी खूबसूरत चांदनी रात थी और घर के सामने का लॉन चांदनी से नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दिन हो। मैं इस नज़ारे की खूबसूरती में खोई हुई थी कि मुझे एहसास हुआ कि कॉपर बीचेस की छाया के नीचे से कुछ हिल रहा है। चांदनी में जब वह उजागर हुआ तो मैंने देखा कि वह क्या है। वह एक बहुत बड़ा कुत्ता था, लगभग एक बछड़े जितना, जिसकी गर्दन का मांस लटक रहा था, काला मुंह और बड़ी बड़ी हड्डियां। वह धीरे धीरे लॉन पार करके दूसरी ओर अंधेरे में गायब हो गया। उस भयानक शांत सिपाही ने मेरे दिल में वह बर्फ जमा दी जो मुझे नहीं लगता कोई चोर जमा सकता था। और अब मेरे पास आपको बताने के लिए एक बड़ा विचित्र अनुभव है। आपको मालूम ही है कि मैंने लंदन में अपने बाल कटवा लिए थे और उनको संभाल कर अपने बक्से में सबसे नीचे रख दिया था। एक शाम जब बच्चा सो चुका था, मैं अपने कमरे का मुआयना करके अपना समय बिता रही थी और अपना सामान भी ठीक कर रही थी। मेरे कमरे में लकड़ी की दराजें थी, जिसमें ऊपर की दराजें खाली थीं और खुली हुई, जबकि नीचे वाली बंद थी। पहली 2 में मैंने अपने कपड़े रख दिए। मेरे पास अभी काफी सामान बचा था। मुझे खिसियाहट हो रही थी कि तीसरी दराज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगा शायद वह गलती से बंद रह गई होगी, इसलिए मैंने चाबियां ली और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। पहली ही चाबी से दराज खुल गई। उसमें सिर्फ एक ही चीज थी, पर मुझे मालूम है कि तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि वह क्या थी। वह मेरे बालों का गुच्छा था। मैंने उसे हाथ में लेकर देखा। उसका वही रंग, वही चमक थी जो मेरे बालों की थी।
वह उतना ही घना था, पर मुझे लगा कि यह हो ही नहीं सकता, मेरे बाल दराज में कैसे आ सकते हैं। कांपते हाथों से मैंने अपना बक्सा खाली किया और नीचे से अपने बालों का गुच्छा निकाला। मैंने दोनों बाल एक साथ रखे और मैं कह सकती हूँ कि दोनों एक से थे। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? मैं उलझन में पड़ी थी और इस सब का मतलब नहीं समझ पा रही थी। मैंने उन अजीब बालों को वापस दराज में रखा और रुकासल दंपति को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि उनको अगर यह मालूम पड़ेगा कि मैंने उनके द्वारा बंद की गई दराज खोली है, तो वे मुझे गलत समझ बैठेंगे। मैं स्वभाव से ही पैनी नजर वाली हूँ, मिस्टर होम्स, और जल्दी ही पूरे घर का नक्शा मेरे दिमाग में छप गया था। पर घर का एक ऐसा हिस्सा था जिसमें शायद कोई नहीं रहता था। एक दरवाजा जो टॉयलेट के क्वार्टर के सामने था, इस हिस्से में खुलता था, पर वह हमेशा बंद रहता था। पर एक दिन जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, मैंने मिस्टर रुकासल को इस दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसके हाथ में चाबियां थीं और चेहरे के भाव से वह दूसरी तरह का इंसान लग रहा था। वह वैसा नहीं लग रहा था जैसा वह जिंदादिल और मिलनसार दिखाई देता है। उसके गाल लाल थे और उसका माथा गुस्से से सिकुड़ा हुआ था। उसकी कनपटी की नसें उत्तेजना से फूली हुई थी। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और बगैर मेरी ओर देखे चुपचाप जल्दी से चला गया। इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। जब मैं बच्चे के साथ मैदान में घूमने गई तो मैं इस तरफ आई जहां से मैं ऊपर की खिड़की देख सकती थी। वहां पर एक साथ लगी हुई 4 खिड़कियां थीं, जिनमें से 3 एकदम गंदी थीं और चौथी खुली थी। जाहिर था कि वहां कोई नहीं रहता होगा। मैं वहीं चहलकदमी करती बीच बीच में उनकी ओर देख लेती, मजाकिया और मिलनसार रूप में। आह! वह बोला, तुम मुझे बदमिजाज मत समझना कि मैं तुमसे कुछ बोले बगैर तुम्हारे पास से निकल गया, माय डियर यंग लेडी। मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे, मैंने कहा, लगता है कि यहाँ बहुत सारे फालतू कमरे हैं और उनमें से एक का शटर ऊपर था। यह सुनकर उसे ताज्जुब हुआ और लगा कि वह थोड़ा सा बौखला गया। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, वह बोला। मैंने वहीं पर अपना डार्क रूम, अंधेरा कमरा, बनाया हुआ है, पर ताज्जुब है हमारी कितनी पैनी नजर वाली से मुलाकात हुई है। कौन मान सकता है? वह मजाकिया लहजे में बोल रहा था, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी और मुझे उनमें शक और गुस्सा दिखाई दिया, हंसी नहीं। खैर, मिस्टर होम्स, जिस समय से मुझे समझ में आया कि उन कमरों में कोई राज है जो मुझे नहीं मालूम, मैं उनमें जाने के लिए उतावली हो रही थी। यह खाली कौतूहल ही नहीं था, हालांकि मुझ में काफी कौतूहल है। मेरे मन में कर्तव्य की भावना थी। मुझे लगा कि मैं राज जान लूं तो कुछ अच्छा ही होगा। स्त्री की छठी इंद्रिय की बात होती है न? शायद यही छठी इंद्रिय मुझे ऐसा महसूस करवा रही थी। मैं मौके की तलाश में थी कि कैसे उस बंद दरवाजे के उस पार जा सकूं। कल ही वह मौका आया। मैं तुमको यह बता दूं कि मिस्टर रुकासल के अलावा टॉलर और उसकी पत्नी भी इस वीरान कमरों में आते जाते हैं, और एक बार मैंने उसे एक काला कपड़ों का थैला बाहर लाते देखा। हॉल में वह कॉफी पीने लगा है और कल शाम वह काफी धुत था। जब मैं ऊपर आई तो दरवाजे पर चाबी लगी देखी। मुझे कोई शक नहीं है कि उसी ने लगी छोड़ दी होगी। मिस्टर और मिसेज रुकासल दोनों ही नीचे थे और बच्चा भी उनके पास था, इसलिए मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने हल्के से चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मेरे सामने एक छोटा सा गलियारा था जिस पर कालीन नहीं था। वह आगे चलकर सीधे कोने में मुड़ता था। इस कोने में एक साथ 3 दरवाजे थे, जिनमें से पहला और तीसरा खुला हुआ था। वे दोनों एक खाली कमरे में खुल रहे थे, जो धूल भरा और बदरंग था और जिनकी खिड़कियों पर इतनी धूल जमा थी कि शाम की रोशनी बहुत धुंधली सी ही चमक रही थी। बीच का दरवाजा बंद था और उसके बाहर लोहे के पलंग का चौड़ा डंडा एक तरफ दीवार में एक छल्ले में फंसा था और दूसरी ओर से वह मोटी रस्सी से बंधा था। दरवाजे पर भी ताला लगा था और उसमें चाबी नहीं थी। इसी बंद दरवाजे पर भी खिड़की बाहर खुली हुई थी। कमरे में अंधेरा नहीं है, हो सकता है ऊपर रोशनदान हो, जिससे ऊपर से रोशनी आ रही हो। मैं गलियारे में खड़ी इस खौफनाक दरवाजे को देखकर सोच रही थी कि पता नहीं यह किस राज पर पर्दा डाले हुए है। अचानक मुझे कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी और मुझे दरवाजे के नीचे की दरार से आती रोशनी में पता चला कि वहां कोई चहलकदमी कर रहा है। मेरे मन में अकारण ही एक वहशी खौफ छा गया। मिस्टर होम्स, मेरे हौसले ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं मुड़कर दौड़ी, ऐसे दौड़ी मानो कोई डरावना हाथ मेरी ड्रेस को पीछे से जकड़े हुए है। मैं गलियारे में बेतहाशा भागी, दरवाजे से निकली और मिस्टर रुकासल से जा टकराई जो बाहर इंतजार कर रहा था। अच्छा, मुस्कुराते हुए वह बोला, तो यह तुम थी? दरवाजा खुला देखकर मैंने यही सोचा था। ओह, मैं कितनी डरी हुई हूँ।
मैं हॉन्फी, माय डियर यंग लेडी, माय डियर यंग लेडी, तुम सोच नहीं सकते कि वह मुझे कितने प्यार से दिलासा दे रहा था। तुम किस चीज से इतना डर गई हो? पर उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी थी। वह मिठास की अति कर रहा था। मैं उसके खिलाफ सतर्क हो गई। मैं बेवकूफी में उस खाली जगह चली गई थी। मैंने जवाब दिया, पर वहां इतना सन्नाटा और डरावना है कि मैं डर गई और बाहर भाग आई। ओह, अंदर कितना सन्नाटा है। सिर्फ वही। मुझे गौर से देखते हुए उसने पूछा, क्यों? तुमने क्या सोचा? तुमको क्या लगता है कि मैं यह दरवाजा बंद क्यों रखता हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वह इसलिए ताकि वे लोग बाहर ही रहें जिनका वहां कोई काम नहीं है, समझ में आया? वह अब भी प्यार से मुस्कुरा रहा था। अगर मुझे यह मालूम होता। खैर, अब तो तुम्हें मालूम पड़ गया है, और अगर तुमने आइंदा उस दहलीज पर कदम रखा। यहाँ पल में मुस्कुराहट गुस्से में तब्दील हो गई और वह मुझे दैत्य की तरह घूरने लगा। मैं तुम्हें कुत्ते के आगे फेंक दूंगा। मैं इतना डर गई कि मुझे मालूम नहीं मैंने क्या किया। शायद मैं उसके पास से दौड़कर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं याद है जब तक मैंने अपने को बुरी तरह कांपते हुए बिस्तर पर पड़ा पाया। फिर मैंने आपके बारे में सोचा मिस्टर होम्स। मैं बिना किसी सलाह के और अधिक देर वहां नहीं रह सकती थी। मुझे घर से, उस आदमी से, उस औरत से, नौकरों से और बच्चे से भी डर लग रहा था। वे सब मुझे डरावने लग रहे थे। बस अगर एक बार तुम लोगों को यहाँ ले आऊं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं उस घर से भाग गई होती, पर मैं जानना भी चाहती थी कि राज क्या है। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुमको टेलीग्राम भेज दूंगी। मैंने अपना हैट और क्लोक पहना, डाकघर पहुंची, जो घर से करीब 1 मी दूर है, और जब वापस आई तो बड़ी राहत महसूस कर रही थी। मेरे मन में एक शक खड़ा हुआ कि कहीं कुत्ता खुला तो नहीं घूम रहा है, पर मुझे याद आया कि टॉलर ने उस शाम इतनी पी ली थी कि वह होश में नहीं था, और मैं जानती थी कि पूरे घर में वही है जो कुत्ते को वश में रखता है और जो उसे खुला छोड़ सकता है। मैं सुरक्षित अंदर चली गई और इस खुशी में आधी रात तक जागी रही ताकि मैं आपको देख सकूंगी। मुझे विंचेस्टर आने के लिए छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मुझे 3 बजे से पहले लौटना होगा क्योंकि मिस्टर और मिसेज रुकासल किसी से मिलने जा रहे हैं और पूरी शाम बाहर रहेंगे, इसलिए मुझे बच्चे के साथ रहना होगा। अब मैंने अपनी सारी आपबीती कह सुनाई है मिस्टर होम्स, और मुझे खुशी होगी अगर यह बता सको कि इस सब का क्या मतलब है, और इससे भी ज्यादा कि मुझे और क्या करना चाहिए। होम्स और मैंने ध्यान से यह अनूठी कहानी सुनी थी। अब मेरा दोस्त उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा, जेब में हाथ डाले और चेहरे पर गंभीरता ओढ़े। क्या टॉलर अब भी धुत है? उसने पूछा। हाँ, मैंने उसकी पत्नी को मिसेज रुकासल से कहते सुना था कि वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। अच्छा हुआ, और रुकासल आज रात बाहर होंगे। हाँ। क्या वहाँ कोई तहखाना है जिसमें मजबूत ताला लग सकता हो? हाँ, वाइन वाला तहखाना है। मुझे लग रहा है कि पूरे मामले में तुमने एक बहादुर और समझदार लड़की की तरह काम किया है। मिस हंटर, क्या तुम समझती हो कि एक और काम कर सकोगी? मैं तुमसे ऐसा करने को कभी नहीं कहता अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम नायाब किस्म की युवती हो। मैं कोशिश करूंगी। कहो क्या करना होगा। हम 7 बजे तक कॉपर बीचेस पहुंच जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त। तब तक रुकासल जा चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि टॉलर भी असमर्थ हो चुकेगा। सिर्फ बचेगी मिसेज टॉलर जो शोर मचा सकती है। अगर तुम उसे किसी काम से तहखाने में भेज दो और फिर उसमें ताला लगा दो तो तुम हमारा काम काफी आसान कर सकती हो। मैं ऐसा कर दूंगी। बहुत बढ़िया। हम फिर देखेंगे कि मामला क्या है। वैसे तो एक ही बात समझ में आ रही है। तुमको यहाँ पर किसी और का रूप धारण करवा के लाया गया है और असली व्यक्ति इस कमरे में बंद है। यह तो बिल्कुल साफ है कि कैद में जो कोई भी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यह उसकी बेटी मिस एलिस रुकासल है, जो अगर मुझे ठीक से याद है अमेरिका गई है। ऐसा कहा गया है। इसमें शक नहीं कि तुमको इसलिए यहाँ लाया गया है क्योंकि तुम्हारा कद, डीलडोल और बालों का रंग उसी से मिलता जुलता है। शायद किसी बीमारी में उसके बाल काट दिए गए होंगे और इसीलिए तुम्हें भी बाल काटने पड़े। इत्तेफाक से तुमको उसकी लंटे मिल गई। सड़क वाला युवक निस्संदेह उसका कोई मित्र रहा होगा, शायद मंगेतर, और तुमने उस लड़की की ड्रेस पहनी और उसकी तरह लगती थी। उसने जब भी देखा तुम हंसती हुई दिखी और फिर तुमने उसको जाने का इशारा किया। इससे वह आश्वस्त हो गया कि वह खुश है और उसकी दोस्ती नहीं चाहती। रात में कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है कि वह उससे मिल न सके। इतना तो काफी स्पष्ट है। मामले का सबसे गंभीर पहलू है बच्चे का स्वभाव। अरे, उसका इस किस्से से क्या लेना देना? मैंने पूछा।
माय डियर वॉटसन, तुम तो डॉक्टर हो और बार बार तुम माता पिता के आचरण का बच्चों पर असर के बारे में पढ़ते हो। क्या तुम देखते नहीं कि इसका उल्टा भी लागू होता है? मैंने तो अक्सर बच्चों का अध्ययन करके माता पिता के चरित्र के बारे में जाना है। इस बच्चे का स्वभाव बहुत ही दुष्ट है और उसे यह स्वभाव अपने मुस्कुराते हुए पिता से मिला है या अपनी माँ से, पर यह उस बेचारी लड़की के लिए बुरा ही है जो इस वक्त उनके चंगुल में है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही कह रहे हो, मिस्टर होम्स, हमारी मुवक्किल बोली। मेरे सामने हजारों बातें आ रही हैं जिनसे मुझे लग रहा है कि तुम मामले की जड़ तक पहुंच गए हो। ओह चलो, अब एक और पल भी खोए बगैर उस बेचारी की मदद करते हैं। हमें ध्यान से काम करना होगा क्योंकि हमारा एक बहुत चालाक आदमी से पाला पड़ा है। हम 7 बजे तक कुछ नहीं कर सकते। उस समय हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और फिर रहस्य सुलझते देर नहीं लगेगी। हमने अपना वादा पूरा किया और ठीक 7 बजे कॉपर बीचेस पहुंच गए। हमने रास्ते में आई एक धर्मशाला में अपनी गाड़ी खड़ी की। ढलते सूरज की रोशनी में जलते धातु की तरह चमकती पेड़ों की पत्तियों से हम घर पहचान गए। अगर मिस हंटर वहां सीढ़ियों पर मुस्कुराती खड़ी नहीं मिलती तब भी हम घर पहचान जाते। क्या तुम वह काम कर पाई? होम्स ने पूछा। कहीं नीचे से तेज धम्मधम की आवाज आ रही थी। वह तहखाने में मिस डॉलर है, वह बोली। उसका पति किचन में खर्राटे लेता पड़ा है। ये उसकी चाबियां हैं जो मिस्टर रुकासल की चाबियों की डुप्लीकेट हैं। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, होम्स ने उत्साह से कहा। अब हमें रास्ता दिखाओ और हम इस काले धंधे की तह तक पहुंच जाएंगे। हम सीढ़ियों से ऊपर गए, ताला खोला। एक गलियारे में उसके पीछे पीछे गए और उस बंद कमरे के सामने खड़े हो गए जिसके बारे में मिस हंटर ने बताया था। होम्स ने रस्सी काटी और लोहे की छड़ हटाई। फिर उसने ताले में अलग अलग चाबियां घुमाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई और इस चुप्पी से होम्स के चेहरे पर चिंता घिर गई। कहीं हमें बहुत देर तो नहीं हो गई? वह बोला। मैं सोचता हूँ मिस हंटर कि हम अंदर जाएं पर तुम्हारे बगैर। अब वॉटसन, अपने कंधे से जोर लगाओ और देखते हैं कि हम अंदर जा पाएंगे या नहीं। यह पुराना घिसा हुआ दरवाजा था और हम दोनों की मिलीजुली ताकत से फौरन खुल गया। हम दोनों एक साथ अंदर भागे। वह खाली था। उस कमरे में एक बेड, एक मेज और कपड़ों की टोकरी के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। ऊपर का रोशनदान खुला हुआ था और कैदी भाग गई थी। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, होम्स ने कहा। उसने मिस हंटर के इरादे भांप लिए और अपने शिकार को लेकर भाग गया है। पर कैसे? रोशनदान से अब देखते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। वह झूलकर छत पर जा पहुंचा। आह, वह बोला। यहाँ एक लंबी हल्की सीढ़ी का एक छोर है। उसने ऐसे यह काम किया है। पर यह असंभव है, मिस हंटर बोली। जब रुकासल लोग गए तब यह सीढ़ी यहाँ पर नहीं थी। वह वापस आया और किया है। मैं कह रहा हूँ कि वह होशियार और खतरनाक है। मुझे बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर सीढ़ियों पर मुझे उसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ रही है। मैं सोचता हूँ वॉटसन की बेहतर होगा तुम अपनी पिस्तौल तैयार रखो। उसने ये शब्द कहे ही थे कि एक आदमी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह बहुत मोटा और लंबा चौड़ा था और उसके हाथ में मोटा डंडा था। मिस हंटर उसे देखते ही चिल्लाने लगी और दीवार से सट गई, पर शर्लॉक होम्स ने आगे लपक कर उसका सामना किया। दुष्ट, कहाँ है तेरी बेटी? मोटे आदमी ने ऊपर रोशनदान की ओर देखा। यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वह चीखा। चोर, जासूस और चोर, मैंने तुमको पकड़ लिया है। अब तुम मेरे चंगुल में हो। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। वह मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों से उतरा। वह कुत्ते के लिए गया है। मिस हंटर चीखी। मेरे पास मेरी रिवॉल्वर है, मैंने कहा। सामने का दरवाजा बंद कर दो, होम्स ने कहा और हम एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। हम हॉल तक पहुंचे ही थे कि हमें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर एक दर्द भरी भयानक चीख जो दिल दहला रही थी। सुर्ख चेहरे वाला एक आदमी लड़खड़ाया हुआ एक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अरे, किसी ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया है। उसे 2 दिनों से खाना नहीं मिला है। जल्दी जल्दी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। होम्स और मैं बाहर लपके और घर के कोने से मुड़े। डॉलर हमारे पीछे पीछे था। वहां वह भूख से कुलबुलाता हिंसक जानवर अपना काला थूथन रुकासल के गले में गड़ाए था और वह तड़पता बिलबिलाता जमीन पर पड़ा था। मैंने दौड़कर उसके सिर पर गोली मारी और उसका भेजा बाहर आ गया। उसके पैने सफेद दांत अब भी उसकी गर्दन की परतों में गड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमने उनको अलग किया और रुकासल को जीवित पर बुरी तरह जख्मी हालत में घर के अंदर लाए। हमने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर लिटाया और टॉलर को भेजा कि उसकी पत्नी को खबर कर दे। मैंने उसका दर्द कम करने की कोशिश की।
हम लोग उसे घेरे खड़े थे कि दरवाजा खुला और एक लंबी, हृष्ट-पुष्ट महिला कमरे में दाखिल हुई। मिसेज टॉलर, मिस हंटर बोली। हाँ, मिस्टर रुकासल ने ऊपर जाने से पहले मुझे बाहर निकाल दिया था। आह मिस, बड़े दुख की बात है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं बता देती कि तुम्हारी मेहनत बेकार होगी। हाँ, होम्स ने उसे गौर से देखते हुए कहा, यह जाहिर है कि मिसेज टॉलर इस मामले में सबसे ज्यादा जानती है। हाँ सर, ऐसा ही है और मैं सब बताने को तैयार हूँ जो मैं जानती हूँ। तो मेहरबानी करके बैठ जाओ और हमें बताओ क्योंकि कई बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं जल्दी ही सब कुछ बता दूंगी। वह बोली, मैं ऐसा पहले ही कर चुकी होती अगर मैं तहखाने से निकली होती तो। अगर इसमें पुलिस अदालत का मामला है तो तुम याद रखना कि मैं ही तुम्हारी और मिस एलिस की भी दोस्त थी। वह कभी भी घर पर खुश नहीं थी, जब से मिस एलिस के पिता ने दूसरी शादी की थी। उसकी बेइज्जती सी होती रहती थी और उसकी कोई पूछ नहीं थी, पर उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल तब तक नहीं था जब तक किसी दोस्त के घर वह मिस्टर फाउलर से नहीं मिली थी। जहां तक मुझे मालूम है, उसे एक वसीयत से अपने कुछ अधिकार मिले थे, पर वह इतनी शांत और धीरज वाली थी कि उसने उनके बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला, पर सब कुछ मिस्टर रुकासल के हाथ में छोड़ दिया था। वह जानता था कि उससे उसे कोई खतरा नहीं था, पर जब ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में एक पति शामिल होने वाला है, जो कानून द्वारा दिए गए अपने सारे हक मांगेगा, तो पिता ने सोचा कि इस सब पर रोक करे जिससे, चाहे वह शादीशुदा है या नहीं, वह उसके पैसों का इस्तेमाल कर सकता था। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो वह उसे तब तक तंग करता रहा जब तक उसे दिमागी बुखार नहीं हो गया और 6 हफ्तों तक वह जीवन मृत्यु के बीच जूझती रही। फिर आखिर में वह ठीक हुई, बिल्कुल कमजोर, और उसके खूबसूरत बाल कट चुके थे। इसके बावजूद इसके मंगेतर का मन पलटा नहीं और वह इसका साथ देता रहा। आह, होम्स ने कहा, तुम्हारी मेहरबानी से पूरा मामला साफ हो गया है और अब मैं बाकी की कहानी का अंदाज लगा सकता हूँ। फिर मैं समझता हूँ, मिस्टर रुकासल ने यह कैद का हथकंडा अपनाया। हाँ सर, और लंदन से मिस हंटर को लाया कि वह मिस्टर फाउलर की कोशिशों से पीछा छुड़ा सके। यही बात थी सर। पर मिस्टर फाउलर क्योंकि अड़ियल इंसान था, उसने घर की घेराबंदी की और तुमसे मिलकर अपने तर्कों से तुमको यकीन दिलाने में सफल हो गया कि तुम भी वही चाहती हो जो वह चाहता है। मिस्टर फाउलर बहुत सभ्य, मीठी बोली बोलने वाला और खुले हाथ वाला है। मिसेज टॉलर ने शांति से कहा। और इस तरह उसने इंतजाम किया कि तुम्हारा भला आदमी कभी शराब को न तरसे और तुम्हारे मालिक के घर से बाहर जाते ही एक सीढ़ी तैयार रहे। सब कुछ ऐसे ही हुआ था। हम तुमसे माफी मांगते हैं मिसेज टॉलर। होम्स ने कहा, तुमने वे सब बातें साफ कर दी हैं जिनसे हम उलझन में थे और यह रहा सर्जन और मिसेज रुकासल, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें मिस हंटर को लेकर वापस विंचेस्टर चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी उपस्थिति की अब कोई जरूरत नहीं है और इस तरह उस रहस्यमयी घर की गुत्थी सुलझी, जिसके दरवाजे के सामने कॉपर बीचेस के पेड़ थे। मिस्टर रुकासल बच गया, पर हमेशा टूटा ही रहा और सिर्फ अपनी पत्नी की सेवा की वजह से जिंदा रहा। वे अब भी अपने पुराने नौकरों के साथ रहते हैं जो शायद रुकासल की पिछली जिंदगी के बारे में इतना जानते हैं कि वह उन्हें अलग नहीं कर सकता। मिस्टर फाउलर और मिस रुकासल की शादी हो गई। जिस दिन वे भागे थे उसके अगले दिन साउथहैम्पटन में एक विशेष लाइसेंस द्वारा उसे मॉरिशस द्वीप में सरकारी नौकरी मिल गई है। जहां तक मिस वायलेट हंटर की बात है, मेरे लिए बहुत निराशा की बात रही कि मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स ने उसमें कोई रुचि नहीं ली और अब वह वालसाल में एक प्राइवेट स्कूल की हेड है, जहां मैंने सुना है कि उसे खासी सफलता प्राप्त हुई है।